जी स्टूडेंट्स, अब इस लेक्चर के पार्ट के अंदर हम देखेंगे कि हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस प्रोसेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको हम थोड़ा सा ज़रा इलेबोरेट करने की कोशिश करेंगे, उनको हम ज़रा थोड़ा सा डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे कि वो एक्टिविटीज़ क्या हैं और उन एक्टिविटीज़ को फॉलो करके आप किस तरीके से अब अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस मॉडल जो है अपने सिस्टम का क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारी जो एक्टिविटी है वो है यूजेज सिनेरियोज या यूज केसेस को डिफाइन करना। ठीक है, हम यूज केसेस को यूजेज सिनेरियोज भी कहते हैं, इंटरचेंजेबली भी यूज होती हैं, और यूज केसेस और यूजेज सिनेरियोज दो अलग अलग टर्म्स के तौर पर भी यूज होती हैं। तो बेसिकली आपकी यूज केसेस और यूजेज सिनेरियोज जो हैं ये सिस्टम किस तरीके से इस्तेमाल होगा उस पर्सपेक्टिव को समझने में मदद देता है। यानी हम ये जो रिक्वायरमेंट, बेसिकली ये यूज केसेस हमारे पास इस वक्त एक तरह से कह लें कि एक स्टैंडर्ड टूल बन चुका है, चाहे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इस्तेमाल करें या स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस अप्रोच इस्तेमाल करें। लेकिन मोस्टली जो है हमारा एक अप्रोच ये होती है कि हमने सिस्टम को डिफाइन करना है, सिस्टम की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको डिफाइन करना है यूजर के पर्सपेक्टिव में, यूजर के हवाले से कि हमारा जो ये सिस्टम है वो बेसिकली इस्तेमाल कैसे होगा। यानी एक यूजर जो है वो सिस्टम को कैसे इस्तेमाल होगा, उस कहानी को, उस स्टेप्स को हम लिखते हैं। मसलन अगर मैं आपसे कहूं कि जी आपने जो कंप्यूटर सिस्टम है वो कैसे इस्तेमाल करना है, आप जरा मुझे लिख कर बताएं। ठीक है, तो ये आपके इस्तेमाल के तरीके को डिफाइन करेगा। ठीक है, तो उसको हम यूज केसेस या यूजेज सिनेरियोज कहते हैं। ये और बात है कि हम यहाँ पर क्लाइंट से रिक्वायरमेंट्स लेते हैं और क्लाइंट ने किस तरह से उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसने सिस्टम को किस तरह इस्तेमाल करना है वो कहानियां हमने लिखने की कोशिश करनी होती है। एक तरह से आप कह रहे हैं कि सॉर्ट ऑफ स्टोरी राइटिंग है, एक तरह से है। ठीक है, या हम इसको यूज केसेस या यूजेज सिनेरियोज इसको कहते हैं कि ये सिस्टम किस तरीके से इस्तेमाल होगा। अब यूज केसेस जो हैं आपके पास ये बेसिस का काम करता है। यानी आप जो रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करेंगे, रिक्वायरमेंट्स को आप डिफाइन करेंगे, वो आप यूज केसेस की मदद से करेंगे। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस प्रोसेस के अंदर खास तौर से यूज केसेस जो है वो बेसिस का काम करता है, फाउंडेशन का काम करता है। और ये हमारा एक तरह से जब इसको फाइनली हम लिख लेते हैं रिक्वायरमेंट्स को यूज केसेस की शक्ल में, तो ये हमारा एक रेफरेंस का काम भी करता है, जिसकी बेस पर हम अपने बाकी सिस्टम को ना सिर्फ बिल्ड करते हैं बल्कि वेरीफाई भी करते हैं। ठीक है, तो आपके एनालिसिस मॉडल के अंदर यूज केसेस जो है वो पहले एलिमेंट के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, यानी आपका ये फर्स्ट एलिमेंट बनता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस के अंदर, और एनालिसिस मॉडल का ये पहला पार्ट है। अच्छा, यूज केसेस जो हैं वो बेसिकली सिस्टम को एंड यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडल करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपसे बात की कि जो आखिर में जिस यूजर ने, जिस कस्टमर ने सिस्टम को इस्तेमाल करना होगा उसके हवाले से जो है हम यूज केसेस को डिफाइन करते हैं, यूज केसेस मॉडल्स जो है क्रिएट करते हैं। हम राइट भी करते हैं स्टेप्स की शक्ल में और उसको हम डायग्रामेटिकली भी क्रिएट करते हैं। इसको हम ओवरऑल कह रहे हैं यूज केसेस मॉडल। सो यूज केसेस आर क्रिएटेड ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन फेज। यानी हमारी जो रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर जो हमारा फेज है रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन का, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग का और डिफाइनिंग का, उसको हम यहाँ पे कह रहे हैं रिक्वायरमेंट्स एलिसिटेशन। उसके दौरान हम यूज केसेस जो हैं क्रिएट करते हैं। अब यूज केसेस जब आप लिखें तो उसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, यानी जो भी आप यूज केसेस लिखें तो उसने कुछ ऑब्जेक्टिव को अचीव करना जरूरी है। यानी एक यूज केस अगर आप लिख रहे हैं तो उसके क्या मकासद होने चाहिए जिसने उसको पूरा करना है। ये हमारे सामने जो स्क्रीन के ऊपर आपको 3 ऑब्जेक्टिव नजर आ रहे हैं। पहला, टू डिफाइन द फंक्शनल एंड ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, हम इसको सिस्टम भी कह सकते हैं, प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। बाय डिफाइनिंग अ सिनेरियो ऑफ यूजेज दैट इज अग्रीड अपॉन बाय द एंड यूजर एंड द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम। यानी हमने अपने सिस्टम की या हम अपना सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो बना रहे हैं उनकी फंक्शनल और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को हम डिफाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, और ये वो रिक्वायरमेंट्स होंगी जो हम डिफाइन करेंगे कि किस पर्सपेक्टिव में हमारा ये सिस्टम जो है ये इस्तेमाल होगा। उन सिनेरियोज के हवाले से हम इसको डिफाइन करेंगे और ये वो रिक्वायरमेंट्स होंगी या वो आपकी सिनेरियोज होंगी जिसके ऊपर आपका एंड यूजर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम दोनों का इत्तेफाक होना जरूरी है। अब ये नहीं है कि यूजर कहे कि भाई मुझे ये फीचर मैंने सिस्टम को इसी तरीके से भी इस्तेमाल करना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टीम कहे भाई हम तो ये चीज आपको नहीं प्रोवाइड करें, आप इसमें ज्यादा हमें टाइम दो या बजट दो, बढ़ाओ, तब हम आपको ये प्रोवाइड करेंगे। या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम कहती है कि भाई मैंने आपको ये फीचर प्रोवाइड करना है, आप इस तरह से सिस्टम को इस्तेमाल करोगे। एंड यूजर कहता है
कि नहीं मैंने तो इस चीज को इस्तेमाल नहीं करना, ये तो मेरे किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि जो यूज केसेस या यूजेज सिनेरियोज जो डिफाइन होंगी, आपकी जो बेसिकली यूजेज सिनेरियोज फंक्शनल और ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स को सिस्टम की डिफाइन करेगा, वो एंड यूजर और जो हमारी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम है उन दोनों के दरमियान जो है उसके ऊपर एग्रीमेंट होना चाहिए, क्योंकि एक ने बनाना है और एक ने उस सिस्टम को यूज करना है, तो दोनों के ऊपर इत्तेफाक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है जो यूज केस ने मस्ट अचीव करना है, वो क्या है, टू प्रोवाइड अ क्लियर एंड अनएम्बिगुअस डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ द एंड यूजर एंड सिस्टम इंटरेक्ट विद वन अनदर। यानी आपका जो एंड यूजर है, जो सिस्टम को इस्तेमाल करने वाला यूजर है, वो और जो सिस्टम है जिसको हम बना रहे हैं, वो आपस में इंटरेक्ट कैसे करेंगे, वो दोनों आपस में इनका इंटरेक्शन कैसे होगी, वो सिस्टम यूज कैसे होगा यूजर के जरिए और सिस्टम उसको रिस्पॉन्ड कैसे करेगा, ठीक है। तीसरी चीज जो यूज केसेस प्रोवाइड करेगा या यूज केसेस से जो हम हासिल करना चाहेंगे, टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर वैलिडेशन टेस्टिंग। यानी हमारे पास यूज केसेस जब हम एक दफा लिख लेते हैं और इसके ऊपर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टीम और एंड यूजर एग्री कर लेता है बिल्कुल क्लियर कट फॉर्मेट में, क्लियर अनएम्बिगुअस डिस्क्रिप्शन की शक्ल में, मॉडल की शक्ल में, तो इसी यूज केस को, इसी डिस्क्रिप्शन को, इसी मॉडल को हम इस्तेमाल करते हैं वैलिडेशन टेस्टिंग के लिए भी, कि आया ये जो सिस्टम बना है क्या अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो वो हम कैसे बताएंगे, वो हमारी जो यूज केसेस हमने लिखी होंगी, यूज केसेस मॉडल्स जो हमने क्रिएट किए होंगे, वो हमारे पास बेसिस का या फाउंडेशन का या एक रेफरेंस पॉइंट का काम करेगा, जिसकी बेस पर हम कहेंगे कि ये सिस्टम ये फीचर्स प्रोवाइड कर रहा है और ये फीचर्स प्रोवाइड नहीं कर रहा, ठीक है। तो यूज केसेस जो है आपकी वैलिडेशन टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल होगा। यूज केसेस की जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है उसको कहते हैं यूज केस डायग्राम, ठीक है। जो आप पिक्टोरियली या ग्राफिक्स की शक्ल में, बॉक्सेस की शक्ल में, पिक्चर की शक्ल में जब आप यूज केसेस को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं यूज केस डायग्राम। और सिंपली हम यहाँ पर इसमें जो नोटेशन यूज करेंगे वो आपकी UML नोटेशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। यूज केस डायग्राम को हम किसी भी डिटेल के साथ डिफाइन कर सकते हैं। मसलन आपने बहुत ज्यादा डिटेल देनी है तो वो भी आप अपने यूज केस डायग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं। अगर आपने एक ओवरऑल व्यू देना है तो वो भी आप उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। यानी आप यूज केस डायग्राम के जरिए अपने सिस्टम का एक ओवरऑल व्यू भी दे सकते हैं और हर एक जो सिनेरियो है उसको डिटेल के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यूज केस डायग्राम्स कंटेन्स एक्टर्स एंड यूज केसेस। दो मेजर एलिमेंट्स जो आपके यूज केस डायग्राम के अंदर होते हैं, एक को हम कहते हैं एक्टर, यानी वो लोग, वो यूजर जो कि सिस्टम को इस्तेमाल करेंगे। एक्टर पीपल हो सकते हैं, मशीन्स हो सकती हैं, कोई दूसरे प्रोग्राम हो सकते हैं। यहां पे हम उन यूजर्स को क्या कहेंगे, एक्टर्स कहते हैं यूज केसेस डायग्राम के अंदर। और दूसरा उसको हम कहते हैं यूज केसेस, ठीक है। यानी वो यूज केसेस जो यूजेज सिनेरियोज डिफाइन करेंगी या इंडिकेट करेंगी। अब एक्टर्स क्या हैं, आपके पास एंटिटीज हैं जो कि सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करेंगी। रिमेंबर हमने कहा था कि जो यूजर हैं सिस्टम के वो मशीन्स हो सकती हैं, पीपल और प्रोग्राम्स हो सकते हैं। तो एक्टर्स जो हैं आपके पास एंटिटीज हैं जिन्होंने सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करना है, ठीक है। इसी तरीके से एक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहां पे आपके पास ये स्टिक नोटेशन इस्तेमाल होती है जो कि एक्टर को डिनोट करती है, ठीक है। तो आपके पास ये सिस्टम, यानी आपने एक्टर को कैसे डिफाइन करना होगा, ये चीज हमारी कहलाती है स्टिक नोटेशन। ये हमारा एक यूजर को डिफाइन करेगा। हो सकता है कोई यूजर हो, एडमिन हो, कोई मशीन हो, कोई सॉफ्टवेयर हो, ठीक है, कोई दूसरा सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, कोई दूसरा कंप्यूटर सिस्टम हो, नेटवर्क इंटरफेस हो, कोई भी हो सकता है। यूज केसेस को हम ओवल्स के जरिए रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो आपको ये बबल्स या ओवल्स नजर आ रही हैं, ये बेसिकली यूज केसेस को रिप्रेजेंट कर रही होती हैं, ठीक है। इन ओवल्स के अंदर हम यूज केस का नाम लिखते हैं, मसलन यूज केस 1, 2, 3, 4। अब अगर आपके पास एक यूज केस जो ग्रुप ऑफ रिलेटेड यूज केसेस हैं, उनको हम एक बाउंड्री के अंदर रखते हैं और उसको हम एक लेबल दे देते हैं, ठीक है, जो कि आपका उस यूज केस के सिस्टम को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास देखिए स्क्रीन के ऊपर एक एग्जाम्पल डायग्राम है कि यूजर है आपके पास, लेट्स सपोज किसी कंप्यूटर सिस्टम का, किसी वेबसाइट का, किसी सॉफ्टवेयर सिस्टम का। यूजर ने क्या करना है, सिस्टम के साथ लॉग इन होना है और लॉग आउट होना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इलेबोरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कह लें करतबा यूनिवर्सिटी पोर्टल, ठीक है। मसलन हमारा जो सिस्टम हो गया वो कौन सा हो गया, करतबा यूनिवर्सिटी का पोर्टल हो गया। तो ये हमारे सिस्टम का नाम हो गया। अब इस सिस्टम को यूज करने के लिए यूजर क्या करेगा, यूजर लॉग इन होगा और यूजर लॉग आउट होगा। अब लॉग इन कैसे होगा, वो हमारी जो यूजेज सिनेरियोज है, जो डिस्क्रिप्शन है, उसमें डिटेल से लिखेंगे। लॉग आउट के यूज केस में लॉग आउट किस तरह से यूजर करेगा, उसके स्टेप्स जो है पैराग्राफ की शक्ल में या स्टेप्स की शक्ल में डिटेल के साथ होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास है यूज केस डायग्राम, जिसमें रिलेटेड यूज केसेस को
एक रेक्टेंगल के अंदर इनक्लोज कर लेते हैं और उसको हम सिस्टम का नाम दे देते हैं। इसी तरीके से जो हमारे पास एक्टर्स हैं उनको हम स्टिक नोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। एक्टर्स को यूज केसेस के साथ लिंक करते हैं थ्रू दिस सॉलिड लाइंस, ठीक है। ये जो आपकी लाइंस हैं वो डिफाइन करती हैं कि भाई ये एक्टर इस यूज केस को यूज कर रहा है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर मॉडलिंग, यानी सीआरसी मॉडलिंग। सीआरसी मॉडलिंग बेसिकली आपको एक मीन प्रोवाइड करती है जिसमें आप अपनी क्लासेस को आइडेंटिफाई करते हैं और उनको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। वो क्लासेस जो कि आपके सिस्टम या आपके प्रोडक्ट के रिक्वायरमेंट से रिलेटेड हों, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस आपके एनवायरमेंट में मिलेंगी, लेकिन सारी की सारी क्लासेस हम अपने सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते। सिर्फ वो क्लासेस हम रखेंगे अपने सिस्टम के अंदर, इंक्लूड करेंगे जो हमारे सिस्टम के लिए अहम होंगी, ठीक है, जो कुछ इन्फॉर्मेशन कैरी करेंगी, कोई प्रोसेस डिफाइन करेंगी। सो सीआरसी कोलैबोरेटर मॉडलिंग या क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर मॉडलिंग, ये जो आपका स्टेप है मॉडलिंग का सीआरसी के थ्रू, वो आपका आता है यूजेज सिनेरियो की डेवलपमेंट के बाद, ठीक है। यानी जैसे ही आप यूजेज सिनेरियो क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बाद आप क्या करते हैं, यहां पर यूजेज सिनेरियो आप पहले क्रिएट करेंगे। यूजेज सिनेरियोज आपकी क्रिएट हो जाएंगी, डिस्क्रिप्शंस आ जाएंगी, यूज केस डायग्राम्स आपके क्रिएट हो जाएंगे। तो उसके बाद आपकी जो कैंडिडेट क्लासेस हैं वो भी उसमें आपकी एक तरह से आइडेंटिफाई हो जाएंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उसमें आ जाएंगी और उनके दरमियान कोलैबोरेशंस जो हैं आप इन यूजेज सिनेरियोज की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। सो यूज केस डायग्राम्स और यूजेज सिनेरियोज की मदद से कैंडिडेट क्लासेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी और कोलैबोरेशंस जो हैं वो आइडेंटिफाई की जा सकती हैं। अब सीआरसी मॉडल जो है बेसिकली क्लास रिस्पॉन्सिबिलिटी कोलैबोरेटर मॉडलिंग, ये आपको वो जरिया प्रोवाइड करिए जिसके जरिए आप उन क्लासेस को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनकी कोलैबोरेशंस को ऑर्गेनाइज कर सकें, ठीक है, आइडेंटिफाई कर सकें अगर कुछ मिस है और उनको साथ में ऑर्गेनाइज कर सकें। सीआरसी मॉडल बेसिकली क्या है, आपके सिंपल वर्ड में अगर आप देखें या सिंपली जब आप क्रिएट करते हैं तो सीआरसी मॉडल बेसिकली आपके पास स्टैंडर्ड इंडेक्स कार्ड्स पर मुश्तमिल होता है। जैसे आपके लाइब्रेरी कार्ड्स होते हैं उसी तरह के कार्ड्स होंगे। साइजेस आप अपना स्टैंडर्ड कोई भी डिफाइन कर सकते हैं। हर एक इंडेक्स कार्ड एक क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो सेट ऑफ इंडेक्स कार्ड जो हैं आपकी वो कलेक्शन ऑफ क्लासेस को रिप्रेजेंट करेगा। अब कार्ड्स जो हैं उनको हम डिवाइड करते हैं 3 सेक्शंस में, यानी आपका जो इंडेक्स कार्ड होगा असल में जो आपकी कार्ड या कागज की शक्ल में होता है, गत्ते की शक्ल में हम इंडेक्स कार्ड्स बनाते हैं, उनको 3 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। एक तो कार्ड का सबसे ऊपर वाला सेक्शन जिसके अंदर आप क्लास का नाम लिखते हैं कि ये कार्ड जो है किस क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस कार्ड की बॉडी के अंदर 2 पार्ट होंगे वर्टिकली, ठीक है, एक लेफ्ट सेक्शन होगा और एक राइट सेक्शन होगा। लेफ्ट जो कॉलम है उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी और राइट कॉलम के अंदर कोलैबोरेटर्स होंगे, ठीक है। सो इंडेक्स कार्ड हमारे पास कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा कि आपके पास ये क्लास का कोई भी आप स्टैंडर्ड साइज ले लें, ठीक है, 5x4 का टाइप का कार्ड ले लें, 3x4 टाइप का कार्ड ले लें, ठीक है। सो डिपेंड करता है कि कितनी बड़ी क्लासेस हैं और किस साइज का आपको कार्ड चाहिए। तो एक कार्ड ले लेते हैं, उसके अंदर हमारे पास ये फर्स्ट पार्ट आ गया, ठीक है, ये टॉप का सेक्शन हो गया कार्ड के अंदर। इस तरह से हम टॉप सेक्शन डिफाइन कर लेंगे जिसमें क्लास का नाम और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम डिफाइन करेंगे। नीचे वाला जो बॉडी है उसके अंदर हम इसको 2 हिस्सों में, 2 कॉलम्स में डिवाइड कर लेंगे। पहला कॉलम जो होगा वो डिफाइन करेगा रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, ठीक है, और दूसरे कॉलम के अंदर हम क्या करेंगे, कोलैबोरेशंस, यानी वो क्लासेस जो इस क्लास के साथ, जिसके लिए कार्ड बना है, वो इसके साथ इंटरेक्ट करेंगी। सो क्लास के नाम के अंदर इस लाइन में हम क्लास का नाम लिखेंगे, क्लास की टाइप लिखेंगे कि आया वो डिवाइस की टाइप की क्लास है, प्रॉपर्टी है, रोल को रिप्रेजेंट करिए, इवेंट क्लास है, इंटरेक्शन है, थिंग है, एक्सटर्नल एंटिटी है, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये क्लास प्लेस या स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और क्लास की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, आया ये टेंजिबल है या एब्स्ट्रैक्ट है, एटॉमिक है या एग्रीगेट है, कंकरेंट या सीक्वेंशियल है। अब परसिस्टेंस इसकी क्या है, ट्रांजिएंट, टेम्पररी या परमानेंट, ठीक है। हर एक ग्रुप में से कोई एक कैरेक्टरिस्टिक होगी क्लास की। इस तरीके से करप्टेबल है या गार्डेड क्लास है। तो इसके लिए हम हर एक क्लास के लिए एक इंडेक्स कार्ड क्रिएट करेंगे जिसके अंदर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और कोलैबोरेशंस की लिस्ट आएगी और उस क्लास का नाम हो जाएगा, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस। एट्रीब्यूट्स यानी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एट्रीब्यूट्स हो गए, डेटा मेंबर्स हो गए, और जो फंक्शंस हो गए उनको हम कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबिलिटीज कहते हैं। अब सीआरसी के जरिए हम क्या कर सकते हैं, क्लासेस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं और ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं ये होती हैं एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस या ऑपरेशंस या सर्विसेज जो कि उस क्लास से रेलेवेंट होती हैं। और उसके साथ साथ हम सिंपल वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है जो कि एक क्लास जानता है या जो उस क्लास ने
करनी है, पूरी करनी है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? आपके अगर हम कहें कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, तो इसका मतलब है कि आप क्या जानते हैं और आप क्या करते हैं, क्या करेंगे। बेसिकली आपको क्या करना है और वो करने के लिए आप क्या जानते हैं, ठीक है। तो इसको हम सिंपल वर्ड में रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम क्लास के अंदर कैसे डिफाइन करेंगे? थ्रू एट्रीब्यूट्स एंड थ्रू ऑपरेशंस डिफाइन करेंगे। कोलैबोरेटर्स जो हमारा कॉलम है वो बेसिकली क्या बताएगा? ये वो क्लासेस हैं, यानी कोलैबोरेटर के कॉलम में उन क्लासेस का नाम होगा जो इस क्लास को, जिसके लिए हमने ये कार्ड बनाया है, उस क्लास की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका जो फंक्शन है, उसके जो अंदर जो इन्फॉर्मेशन है चाहिए होगी उस क्लास को, वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। उस क्लास ने अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, अपना फंक्शन या एक्शन परफॉर्म करना है, तो वो किस क्लास की मदद से परफॉर्म करेगा, उसको हम कहेंगे कोलैबोरेटर क्लास। तो कोलैबोरेशन का मतलब क्या हो रहा है कि या तो इस क्लास ने किसी क्लास से इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट करनी है, या हो सकता है वो किसी क्लास से किसी एक्शन के लिए रिक्वेस्ट करे, ठीक है, या हो सकता है दोनों की जरूरत पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है एज अ स्टूडेंट, तो एज अ स्टूडेंट आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टडी एंड लर्न, ठीक है, टू इम्प्रूव योर सेल्फ, टू ग्रूम योर सेल्फ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीइंग अ स्टूडेंट। तो हम क्या करेंगे, उसको अगर हम सिस्टम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसके लिए हम एक स्टूडेंट कार्ड बना देंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट की कोलैबोरेशन क्लासेस किसके लिए होंगी? आप लर्न किससे करेंगे? आपकी ग्रूमिंग कैसे होगी? आप सीखेंगे कैसे? एज अ स्टूडेंट अपनी जो रिक्वायरमेंट्स है वो कैसे फुलफिल करेंगे? जब आपकी इंटरेक्शन होगी टीचर्स के साथ। तो टीचर भी क्या है? इंस्ट्रक्टर्स क्या है आपके पास? क्लास है ना। इसी तरीके से बुक्स ले लें, ठीक है, सब्जेक्ट्स कह लें आप, बुक्स आपके पास क्या है? ये भी क्लास है या ऑब्जेक्ट्स है ना, ठीक है। तो टीचर्स और बुक्स और जो आपके पास रिसोर्सेज आपको चाहिए बीइंग अ स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करने के लिए, तो वो आपके लिए क्या कहलाएंगी? ये ऑब्जेक्ट आपके कोलैबोरेटर क्लासेस कहलाएंगी, ठीक है। सो क्लासेस क्या हैं आपके पास? क्लासेस आपके टेम्पलेट्स हैं जिसके जरिए आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट की कैटेगराइजेशन है। सो नॉर्मली हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि ऑब्जेक्ट्स या क्लासेस आपके पास किस शक्ल में हो सकती हैं? एक्सटर्नल एंटिटीज की शक्ल में, थिंग्स की शक्ल में, इवेंट्स की अकरेंस की शक्ल में, ठीक है, या इवेंट्स की शक्ल में, रोल्स हो सकती हैं क्लासेस, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स हो सकते हैं, प्लेसेस हो सकते हैं, या स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। इसके अलावा ये जो क्लास की टैक्सोनॉमी है, या आप कह लें जो क्लास की आपकी जो टाइप है, क्लासिफिकेशन है, वो उसमें आपके कुछ एडिशन फायरस्मिथ ने इंक्लूड किए हैं। जैसे आपके पास डिवाइस क्लासेस हो सकती हैं जो कि कुछ एक्सटर्नल डिवाइसेस को रिप्रेजेंट करेंगी, जैसे सेंसर्स हो गए, मोटर्स हो गए, कीबोर्ड्स वगैरह हो गए, उनको हम डिवाइस क्लासेस कहेंगे, ठीक है। यहाँ पे तो हमने जनरली इसको थिंग्स का नाम दिया था, पर फायरस्मिथ जो है उसको थोड़ा सा मजीद इलेबोरेट करा है कि उन क्लासेस जो कि कुछ एक्सटर्नल एंटिटीज, टेंजिबल फिजिकल एंटिटीज को रिप्रेजेंट करेगा, तो कुछ मशीनों को रिप्रेजेंट करेगा, उसको हम डिवाइस क्लासेस कहेंगे। प्रॉपर्टी क्लास हो सकती है जो कि किसी प्रॉपर्टी को, किसी प्रॉब्लम एनवायरनमेंट की किसी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जैसे कि क्रेडिट रेटिंग हो गया, ठीक है, किसी भी लोन एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में। इस तरीके से इंटरेक्शन क्लासेस हो गई, वो क्लासेस जो कि आपकी इंटरेक्शन के लिए इस्तेमाल होंगी, जैसे कोई परचेज हो रहा है या कोई लाइसेंस जो है वो आपकी अचीव हो रही है, तो ये क्या कर रहा है? दो पार्टीज के दरमियान परचेजिंग और लाइसेंस और सेलिंग, ये क्या कर रहा है? ये एक तरह से इंटरेक्शन शो कर रहा है। तो इस तरह की जो इंटरेक्शंस को रिप्रेजेंट करेगी, उन क्लासेस को हम इंटरेक्शन क्लासेस की कैटेगरी में या टाइप में रखते हैं, ठीक है। सिलेक्शन कैरेक्टरिस्टिक, जस्ट मैं रिवाइज कर दूं, रीट्रेट कर दूं कि क्लासेस की जो कैंडिडेट क्लासेस थी, ऑब्जेक्ट्स थी, उनको हमने किस क्लास को अपने सिस्टम का पार्ट बनाना है, किसको नहीं बनाना, उसके लिए हमने कुछ सिलेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो डिफाइन किए थे, जिसमें सबसे पहले आपके पास थी कि क्लासेस शुड रिटेन इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्ट शुड, द सर्विसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट शुड बी नीडेड, the class should carry multiple attributes, classes या objects have common attributes, classes और objects have common operations and they provide some essential requirements, ठीक है। तो ये 6 सिलेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बेस पर हम अपनी क्लासेस को अपने सिस्टम का पार्ट बनाते हैं, जिसमें हमने कहा था कि अगर कोई क्लास इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए प्रोड्यूस कर रही है या कंज्यूम कर रही है सिस्टम से जनरेट होने वाली इंफॉर्मेशन, तो वो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स कहलाएगी और उसको हमने हमेशा अपने सिस्टम का पार्ट बनाना है। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं? नॉर्मली हम एट्रीब्यूट्स, यानी जिसको हमने डेटा टाइप्स कहा था, कैरेक्टरिस्टिक्स कहा था, या वेरिएबल्स के जरिए हम क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर डिफाइन करते हैं, वही चीज है, उसको हम यहाँ पे कलेक्टिवली कह रहे हैं एट्रीब्यूट्स अलॉन्ग विथ सर्विसेज या ऑपरेशंस, ठीक है। और ऑपरेशंस वो फंक्शंस या सर्विसेज हैं, इन दोनों को कलेक्टिवली कहा जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर द एट्रीब्यूट्स एंड ऑपरेशंस दैट आर रेलेवेंट
टू दैट क्लास, ठीक है। हर क्लास के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके अंदर जो फंक्शंस हमने डिफाइन किए होंगे उनको हम कलेक्टिवली क्या कहेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कहेंगे उस क्लास की, ठीक है। सो एट्रीब्यूट्स नॉर्मली आपकी क्लास के स्टेबल फीचर्स को रिप्रेजेंट करता है, और ऑपरेशंस जो है वो आपकी आप कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे, जो आपके वर्ब्स हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर, वो आपकी एक्शंस को डिफाइन कर रहे होते हैं, तो वहां से हम ऑपरेशंस को एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपने क्लासेस को कैसे एलोकेट करनी है, इसका हम एक ब्रीफ गाइडलाइन देख लेते हैं, बट ये कोई स्पेसिफिक गाइडलाइन नहीं है, आपके पास ये एक जेनेरिक गाइडलाइन है या एक तरह से आपको स्टार्टिंग पॉइंट प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सो पहली हमारे पास जो गाइडलाइन है कि हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज मीन्स एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस को किस तरीके से एलोकेट करना है, किस तरह से क्लासेस के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसकी सबसे पहली गाइडलाइन कि जो सिस्टम इंटेलिजेंस है इट शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी सिस्टम की इंटेलिजेंस क्या है कि एक क्लास, एक ऑब्जेक्ट क्या कुछ जानता है और वो क्या काम कर सकता है। एक क्लास या एक ऑब्जेक्ट जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन रखता है और ज्यादा टास्क, ज्यादा फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, उसको हम कहेंगे कि वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, ठीक है। सो हर एक एप्लीकेशन के अंदर आपके पास कुछ ना कुछ लेवल की इंटेलिजेंस होगी, हर एक क्लास के अंदर, हर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ ना कुछ हद तक इंटेलिजेंस होगी जिसके बारे में वो सिस्टम जानता है और जिसको इसने परफॉर्म करना है। सो इंटेलिजेंस को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्लासेस के अंदर मुख्तलिफ तरीकों से, जिसमें से एक तरीका क्या है कि कुछ क्लासेस को हम डम्ब क्लासेस मार्क कर दें और कुछ क्लासेस को हम स्मार्ट क्लासेस के तौर पर डिफाइन कर लें। अब जो डम्ब क्लासेस हैं ये वो क्लासेस होती हैं जिनकी बहुत थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है, यानी जिनके अंदर बहुत थोड़े से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और बहुत थोड़े से ऑपरेशंस होंगे, कुछ बेसिक टाइप के ऑपरेशंस होंगे, उनको हम कहेंगे डम्ब क्लासेस। स्मार्ट क्लासेस कौन सी होती है, जिनके अंदर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, जो बहुत कुछ जानते होंगे, बहुत सारा डेटा उनके पास होगा और बहुत सारे एक्शंस परफॉर्म करते होंगे, उन क्लासेस को हम कहेंगे स्मार्ट क्लासेस और डम्ब क्लासेस। सो नॉर्मली हमने देखना होता है कि आपने बहुत ज्यादा स्मार्ट क्लासेस भी नहीं क्रिएट करनी, क्योंकि स्मार्ट क्लासेस को क्रिएट करने का यह है कि सेंट्रली तो आप उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा जब आप चेंजेस करेंगे तो वो आपके ओवरऑल सिस्टम को बहुत ज्यादा अफेक्ट भी करेंगे। सो डम्ब क्लासेस जो है वो सर्वेंट के तौर पर एक्ट करती हैं और स्मार्ट क्लासेस जो है वो सर्विस प्रोवाइडर के तौर पर एक्ट करती हैं। सो रूल ऑफ थंब क्या है कि आपके सिस्टम इंटेलिजेंस जो है वो क्लासेस के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। किसी क्लास को आपने बिल्कुल ही एक एट्रीब्यूट और एक ऑपरेशन के साथ डिफाइन किया और किसी क्लासेस में आपने 50% ऑफ द सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने एलोकेट कर दी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी डिफिकल्टीज जो हैं इसकी वजह से अराइज हो जाती हैं। तो सिस्टम की इंटेलिजेंस को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगी, आपने चेक करना है कि क्या किसी क्लास के अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं कहीं वो बहुत ज्यादा लेंथी लिस्ट तो नहीं है। आपने जो सीआरसी इंडेक्स कार्ड के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आप एट्रीब्यूट्स के नाम और फिर उसके नीचे ऑपरेशंस के नाम लिखेंगे, तो आपने उस लिस्ट में चेक करना है कि एट्रीब्यूट्स की लिस्ट कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो नहीं आ रही, कोई बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट तो नहीं आ रही कि बाकी क्लासेस के अंदर आपके पास 2, 3 या 5 एट्रीब्यूट्स हैं, लेकिन किस क्लासेस में आपको 50 और 100 के करीब एट्रीब्यूट्स की लिस्ट नजर आ रही है, ठीक है। तो ये आपकी 5 और 10 की निस्बत 50 और 100 जो है बहुत ज्यादा लंबी लिस्ट है। तो अगर आपके पास किसी क्लास के अंदर इतनी ज्यादा लंबी लिस्ट है एट्रीब्यूट्स की, तो आपने सिंपली उसको क्या करना है, उस क्लास की डेफिनेशन को आपने पार्टीशन कर देना है 2 या 2 से ज्यादा क्लासेस के अंदर, ठीक है। यानी आपने उसको बैलेंस करना है कि आपकी एट्रीब्यूशन या एट्रीब्यूट्स जो हैं वो किस किस तरीके से इस्तेमाल होंगी और क्या एक्शंस परफॉर्म होंगे, उसकी बेस पर आपने अपनी उस एक क्लास को नंबर ऑफ क्लासेस में पार्टीशन कर देना है। सेकंड गाइडलाइन है आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की एलोकेशन के लिए कि हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी स्टेटेड एज जनरली एज पॉसिबल। इन जितनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं यानी एट्रीब्यूट्स और ऑपरेशंस, उनको आपने जनरली डिफाइन करना है, ठीक है। आपके पास ये जो क्लास हायरार्की के अंदर जो एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस हैं वो आपकी जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी, वो आपकी जेनेरिक वो सबसे टॉप के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। यहां पर आपकी पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो आप डिफाइन कर सकते हैं ऑपरेशंस को कि अगर आपके पास कोई डिफरेंट सिचुएशंस यूजेज के हवाले से एक्शंस जो है वो डिफरेंट हो रहा है, तो वहां पर आप पॉलीमॉर्फिज्म इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। Number 3, information and behavior and the behavior related to it should reside within the same class। यानी आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन या डेटा है और उससे रिलेटेड जो बिहेवियर है, जो उससे रिलेटेड ऑपरेशंस है, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस जो उस ऑपरेशन या उस डेटा के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, वो आपने एक ही क्लास के अंदर रखने हैं। ये नहीं कि आपके डेटा किसी एक क्लास के अंदर है
और ऑपरेशंस जो हैं वो आपने किसी और क्लास के अंदर डिफाइन किए हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इंफॉर्मेशन और उसको प्रोसेस करने वाले जो फंक्शंस हैं वो आपने एक ही क्लास के अंदर रखने हैं, ठीक है। नंबर 4, information about one thing should be localized with a single class, not distributed across multiple classes। यानी अगर आपके पास किसी एक चीज के हवाले से इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है, उसको आपने एक ही क्लास के अंदर रखना है। सेम थिंग के बारे में, लेट सपोज अगर हमने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हमने एक ही स्टूडेंट क्लास के अंदर रखना है, ना कि हमने उसे मल्टीपल क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, ठीक है। अगर कोई जनरल डिवीजन आती है देन फाइन, लेकिन नॉर्मली स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, लेट सपोज पर्सनल इंफॉर्मेशन, उसको हमने 2 या 2 से ज्यादा क्लासेस में नहीं डिवाइड करना, ठीक है। 5th वन आपके पास के रिस्पॉन्सिबिलिटीज शुड बी शेयर्ड अमंग रिलेटेड क्लासेस व्हेन एवर इट इज अप्रोप्रिएट। यानी आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो डिफाइन तो आप एक क्लास में करेंगे, लेकिन जहां पे जरूरत हो तो आप उसको दूसरी क्लासेस के साथ शेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास, जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पे दी हुई है कि कोई ऐसी सिचुएशन आ सकती है जिसमें आपके रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो उन्होंने एक कंबाइंड बिहेवियर जो है शो करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, सिस्टम के अंदर प्लेयर है, प्लेयर बॉडी एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, प्लेयर आर्म एक तीसरा ऑब्जेक्ट हो गया, प्लेयर हेड एक दूसरा ऑब्जेक्ट हो गया। इस तरीके से आप एक और ऑब्जेक्ट उसी के कॉन्टेक्स्ट में डिफाइन कर लें। गेम्स में अक्सर आप लोगों ने खेला होगा ना, ठीक है। तो अब अगर आप ये कहें कि भाई प्लेयर को पता है कि उसका जब सर मूव करेगा या उसकी जो बॉडी मूव करेगी, उसके कॉन्टेक्स्ट में आर्म भी मूव करेंगे, उसका हेड और उसके जो लेग्स हैं वो भी मूव करेंगे, ठीक है। तो जहां पे भी आपकी अपडेट की इंफॉर्मेशन चाहिए होगी तो आपकी ये तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो साथ साथ अपडेट होंगे। तो उस केस में प्लेयर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो बेसिकली कोलैबोरेट कर रहा होता है प्लेयर बॉडी, प्लेयर आर्म और प्लेयर हेड टाइप के जो ऑब्जेक्ट्स हैं कि उनकी जो पोजीशन है वो अपडेट हो जाए और मूव हो जाए। फॉर एग्जांपल एक बॉलर जो है वो बॉल कर रहा है, बॉलिंग कर रहा है, उसके लिए वो रनिंग कर रहा है। तो जाहिर बात है प्लेयर एक जगह पे अगर रनिंग कर रहा है तो प्लेयर की रनिंग के साथ प्लेयर की बॉडी भी मूव होगी, वो भी चेंज होगी उसकी बॉडी। प्लेयर आर्म की जो पोजीशन है वो भी चेंज होगी, हेड और लेग की जो पोजीशन है वो भी चेंज होगी, ठीक है। तो हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी क्या करेगा, वो अपनी एक कोलैबोरेशन के साथ चलेगा। तो उस केस में आपके पास इनके दरमियान जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो क्या है, वो आपस में शेयर हो रही हैं, ठीक है। कोलैबोरेशंस क्या है, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यहां पर अगर कोई क्वेश्चंस हो, कोई कंफ्यूजन्स हो तो वो आप अपने डिस्कशन बोर्ड के अंदर या जो हमारी क्लासरूम हम सेट करेंगे उसके अंदर आप पोस्ट कर सकते हैं।